Hello everyone, this is Smriti from team CLAT Prep. I will be taking your analysis of legal section for the Olympiad that you have undertook. I hope you all did very well on that. एक एक करके पैसेजेस देखेंगे और उन्हें एनालाइज करेंगे कि उस पैसेज में आप वो क्वेश्चंस कहाँ ढूंढ पाते थे, उसका आंसर आपको कहाँ मिल पाता. ठीक है, अराउंडली अगर अपन बात करें, रफली बात करें तो 38 क्वेश्चंस थे, 7 पैसेजेस में डिवाइडेड थे. मॉडरेट, इजी और डिफ़िकल्ट तीनों लेवल के क्वेश्चंस थे, तो इसका डिसेंट स्कोर वुड बी अराउंड 20 to 25. बाकी एक एक करके पैसेजेस को समझते हैं और उसके बाद एनालाइज करते हैं कि कौन सा पैसेज आपको टफ लगता, कौन सा मॉडरेट होता और कौन सा इतना इजी था कि आपको डेफिनेटली करना चाहिए था. सबसे पहले पैसेज पे आते हैं. तो सबसे पहला जो पैसेज था वो रेट्रोस्पेक्टिव रूलिंग के ऊपर था, जो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने अभी रिसेंटली दी है और न्यूज़ में बहुत ज़्यादा थी. इस पैसेज की अगर आप बात करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन पे सबसे पहला क्वेश्चन बोल रहा है आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द अबव पैसेज. अगर आप चारों ऑप्शंस को देखेंगे तो वो उस तरीके की रीजनिंग की बात कर रहा है कि रूल ऑफ रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन क्या होता है. ठीक है, अब आ जाता है पैसेज में हमें कहाँ मिलती है ये चीज़. तो पैसेज में एक लाइन आपको दे रखी थी, बट द गवर्नमेंट अमेंडेड द इनकम टैक्स एक्ट रेट्रोस्पेक्टिवली इन 2012. तो हमें ये समझ में आ गया कि यहाँ हमको शायद रेट्रोस्पेक्टिव रूल से रिलेटेड कुछ मिल जाएगा. आगे बढ़ते हैं. विच अलाउ द कंट्री टू pass a rule on taxing certain product, items, services, deals, charges, company from a time before the date on which the law is passed. तो यहाँ हमें एक रीजनिंग मिल गई कि रूल ऑफ रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन क्या होता है. अब अपने आंसर्स पे आ जाते हैं. तो सबसे बेस्ट ऑप्शन हमारे लिए क्या है, बी, बिकॉज द रूल ऑफ रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन मीन क्रिएटिंग एन एडिशनल चार्ज जो कि यू कैन रिलेट बैक टू और गो बैक टू द वे ऑन द अमेंडमेंट फ्रॉम अ स्पेसिफाइड डेट इन पास्ट. तो इसकी जब रूलिंग पास से होती है तब हम किसी रूल को बोलते हैं कि रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई हुआ है. अगर आपने ये 3 लाइनें पढ़ी होती पैसेज में, आपको क्लिक कर गई होती, तो आप बी मार्क करके आगे बढ़ सकते थे. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी करेक्टली इन्फर्म फ्रॉम द केन एनर्जी पीएलसी केस गिवन इन द अफॉरमेंशन पैसेज. तो आपको पैसेज के सिर्फ उस पार्ट को रेफर करना है जहां पे ये केस दिया गया है, इसकी रूलिंग दी गई है, एंड नथिंग एल्स इज रेलेवेंट फॉर यू. तो सबसे ऊपर चले जाइए, जो पहली लाइन है आपको वो यही बता रही है कि केन एनर्जी का जो केस था वॉज अ मेजर रिलीफ रिसेंटली as the permanent court of arbitration ruled that Indian government retrospective demand against the global oil and gas major was inconsistent with the UK Indian bilateral treaty. ठीक है, तो कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो हमें एग्जैक्टली ये रीजनिंग दे रहा है, वो है ऑप्शन 3. ऑप्शन 3 सिंपल सा ये बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू दी PCA the Indian government retrospective demand against Cairn Energy was not in consonance with the UK India बाइलेटरल ट्रीटी. एग्जैक्टली ये रेप्लिकेट हुआ, ऑप्शन सही है, आगे करके बढ़ जाइए. ठीक है, फिर द थर्ड क्वेश्चन सेज द एपेक्स कोर्ट जजमेंट इन वोडाफोन हचन केस वाज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजनिंग. अब आपको इसमें सिर्फ पैसेज में सिर्फ वहां जाना है जहां पे वोडाफोन केस की बात हो रही है, नथिंग एल्स रेलेवेंट. वोडाफोन केस के बारे में जब बात हो रही है तो लाइन स्टार्ट होती है, वोडाफोन फाइल्ड एन अपील अगेंस्ट इनकम टैक्स नोटिस एंड वन द केस इन एपेक्स कोर्ट. आपको सिर्फ इतना बताया गया है कि एपेक्स कोर्ट में उन्होंने केस जीत लिया. क्या आपको पैसेज में कहीं और ये बताया गया है कि एपेक्स कोर्ट ने किस बेसिस पे उन्हें केस उनके फेवर में डिसीजन लिया या किस बेसिस पे उनको केस जिताया? नहीं. सो हमारा बेस्ट ऑप्शन इज इट कैन नॉट बी डिटरमाइंड फ्रॉम द पैसेज. ठीक है, गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी. नाउ आपको हमेशा ध्यान देना है कि क्वेश्चंस आपको क्या पूछ रहे हैं. आपको क्वेश्चन पूछ रहे हैं कैन नॉट बी करेक्टली इन्फर्ड इन रिगार्ड्स टू द वोडाफोन हचन केस गिवन इन द पैसेज. अब अगेन हम उस वाले पोर्शन पे आ जाते हैं जहां वोडाफोन के केस की बात हो रही है. तो ये लाइनें थी जो हमें डिटरमाइन कर रही थी कि वोडाफोन के केस में ये हुआ है. ऑप्शंस पे आओगे, ऑप्शंस पे देखोगे तो सबसे पहले दी ओनर्स ऑफ पेइंग द टैक्स फेल बैक ऑन दी वोडाफोन, मतलब ये रूल ऑफ रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन की बात हो रही है. हमने ऑलरेडी फर्स्ट क्वेश्चन में डिटरमाइन कर लिया, तो ए तो कैन बी करेक्टली इन्फर्ड.
सेकेंड है कि पीसीए ने डिसाइड किया कि इंडिया की डिमांड जो है वॉज इन कॉन्ट्रडिक्शन टू दी बेसिक गारंटी ऑफ फेयर एंड इक्विटेबल ट्रीटमेंट। ये लास्ट लाइन में हमको पता चल रहा है, दैट कैन बी इन्फर्ड एज वेल। जो तीसरा पॉइंट है वो ये है कि वोडाफोन ने इनकम टैक्स अपीलेंट ट्राइब्यूनल में तो केस हार गया था बट हाई कोर्ट में जीत गया था। अब इन सारी लाइन में ये कहीं नहीं लिख रखा, प्लस आपको कंफ्यूजन क्यों क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम अराइज हुई थी ये थी काइन एनर्जी के केस में, ठीक है। सो सिंपली हमको ये पता है कि थर्ड कैन नॉट बी इन्फर्ड। मैं फोर्थ ऑप्शन तक जाऊंगी नहीं, मुझे मेरा आंसर थर्ड पे ही मिल गया एंड दिस इज द करेक्ट आंसर। Moving ahead, the question says which of the following situation will strengthen the author's statement that the government revenue are strained due to economic slowdown in the aftermath of COVID-19 pandemic। ठीक है, तो अब इसके लिए मुझे पैसेज में कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है। The question simply says कि ऑथर का स्टेटमेंट था कि गवर्नमेंट के जो रेवेन्यू है इकोनॉमिक स्टैंडर्ड्स में या इकोनॉमिक रिलेवेंस में बहुत ज़्यादा स्ट्रेंड है कोविड-19 पैंडेमिक की सिचुएशन से लेकर, ठीक है। तो आप ऑप्शंस देखोगे कि कौन सा ऑप्शन स्ट्रेंथन कर रहा है। इन माय ओपिनियन अगर आपने सिर्फ एक एक करके ऑप्शन ही पढ़ा होता तो आपको ये बहुत आउटराइटली आंसर मिल जाता। इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन, क्योंकि आपको पहला क्वेश्चन में ही लिख रखा है दैट द सम रिलेटेड टू कॉर्पोरेट टैक्सेस वर डाउन बाय 4.9%। दूसरा आपको लिख रखा है कि एडवांस पर्सनल टैक्स कलेक्शन जो था वो 60,491 करोड़ हो गया था, जो कि 80,000 था 2019 में, मतलब ये भी डाउनफॉल है। तीसरा आपको डायरेक्टली लिख रखा है कि डाउनहिल फॉल ऑफ 16.7%, मतलब ये सारा का सारा आपको बता रहा है कि किसी भी तरीके से इकोनॉमिक स्ट्रेन आ गया था कंडीशन में ड्यूरिंग कोविड-19 पैंडेमिक। तो ऑल ऑफ द अबव विल बी योर आंसर। मूविंग फॉरवर्ड, बहुत बेसिक लीगल जीके का क्वेश्चन। क्योंकि ये जजमेंट बहुत न्यूज़ में था तो आपको पता होना चाहिए था कि परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन कहाँ पे प्लेस्ड है, कहाँ पे स्टैब्लिश है, दैट इज द हेग, नीदरलैंड। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पैसेज। दूसरा जो आपका पैसेज था वो थोड़ा मैं मानती हूँ कि आपके लिए टफ रहा होगा, बिकॉज जो इसकी रीजनिंग थी, ओवरऑल जो एनालिसिस था पैसेज का, जो राइटिंग थी पैसेज की, वो हो सकता है आपके लिए टफ रहा हो। तो मैं इसको डिनोट करूँगी, इट्स वॉज अ डिफ़िकल्ट पैसेज। अगर आपने इसको अटेंड करके अच्छा स्कोर किया है तो बिलीव मी, और लीगल रीजनिंग इज़ far better than other students और other candidates। ये पैसेज था अयोध्या, सुप्रीम कोर्ट के अयोध्या जजमेंट पे, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन इस पैसेज का जो बात कर रहा था वो ये था, विच ऑफ द फॉलोइंग व्यूज कैन बी करेक्टली एट्रीब्यूटेड टू द ऑथर ऑफ द अबव पैसेज, ठीक है। अब लिखने में और एनालाइज करने में ये क्वेश्चन थोड़ा टफ लगता, बिकॉज आपको देखना पड़ता कि कहाँ इन्फ्रेंस है। पर अगर आप ऑप्शंस को देखो तो पहला ऑप्शंस बोल रहा है कि इन पेविंग द वे फॉर राम टेम्पल द सुप्रीम कोर्ट प्रायोरिटाइज हिंदू पार्टी ओवर मुस्लिम। अब ये कंफ्यूजिंग क्यों है, क्योंकि ओवरऑल एनालिसिस आपको या ओवरऑल रीडिंग क्या बता रहा है कि हिंदू पार्टी को बहुत फेवर दिया गया था। हाउएवर दिस वाज इन द केस बिकॉज द वेरी फर्स्ट लाइन ऑफ द पैसेज स्टेज दैट द सुप्रीम कोर्ट हैज apparently chosen a path most conducive to social harmony। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है वो सोशल हार्मोनी को ध्यान में रखते हुए दिया है। So the author is also saying in paving the way for Ram temple in Ayodhya, the Supreme Court has prioritized communal harmony over everything else। तो अगर आपको ये लाइन क्लिक हो गई तो आपके लिए सी बहुत इजी था, ए और बी की यू आर प्रायोरिटाइजिंग ईदर ऑफ द पार्टीज। ए कंफ्यूजिंग हो सकता है, बी आउटराइटली नहीं था, बिकॉज बहुत जगह हमने पैसेज में देखा कि मुस्लिम्स को फेवर नहीं मिला था। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, Assuming that the judgment was made in the favor of Muslim litigants। अब यहाँ पे आपसे रिवर्स साइकोलॉजी पूछी जा रही है या रिवर्स रीजनिंग पूछी जा रही है, बिकॉज द ऑथर बिलीव्स कि बहुत टेंजेंट पे मुस्लिम रिलीजियस राइट को प्रायोरिटी नहीं दी गई, हिंदूज को कुछ जानते हुए ना जानते हुए प्रायोरिटी दी गई, ठीक है। So assuming the judgment was made in the favor of Muslim litigants and their religious rights are proved, मतलब अब आपको रिवर्स बताना है। As the author have this connotation कि हिंदुओं को प्रायोरिटी दी गई है कुछ एविडेंसरी फैक्ट नहीं होने के बाद भी।
So the line says, the relevant line of the passage says that it is more of a moral consolation by way of political compromise and less of adjudication in recognition of religious right, and it is obvious in the judgment. ठीक है, अगर आपने ये लाइन क्लिक कर ली और आपको सिर्फ ये करना था कि इस लाइन को रिवर्स कर देना था, तो क्योंकि ये हिंदू लिटिगेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बोली गई थी, अगर हमें मुस्लिम लिटिगेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बतानी, हमें सिर्फ इसको रिवर्स कर देना था, और वो था हमारा ऑप्शन सी, दैट इट वुड बी एन एडजुडिकेशन इन रिकग्नाइजेशन ऑफ देयर रिलीजियस राइट एंड नॉट अ मॉरल कंसल्टेशन बाय वे ऑफ पॉलिटिकल कॉम्प्रोमाइज. ठीक है. The third question simply says, which of the following affirms, that is agree with the author's point of consideration in regards to the religious right of Muslim. मतलब author क्या कहना चाहता है कि कब हमने माना कि मुस्लिम्स को रिलीजियस राइट मिलने चाहिए, नहीं मिलने चाहिए, या जजमेंट में रिलीजियस राइट ऑफ मुस्लिम को लेकर क्या पॉइंट ऑफ व्यू है. तो स्ट्रेट रिलेवेंट पार्ट जो है वो बहुत डायरेक्टली आंसर कर रहा है. द इंटायर डिस्प्यूटेड एरिया कवरिंग बोथ द इनर एंड आउटर कोर्टयार्ड आर अवॉइडेड टू वन साइड कॉन्ट्ररी टू इट्स ओन कंक्लूजन दैट मुस्लिम हैज़ अ राइट albeit a contested one in the inner courtyard. मतलब मुस्लिम का राइट था इनर कोर्टयार्ड में, बट फिर भी हिंदुओं को इनर आउटर कोर्टयार्ड में राइट दिया गया. तो करेक्ट आंसर इज ए, बिकॉज ए आपको आउटराइटली यही चीज़ बोल रहा है. दी एंटायर डिस्प्यूट कवरिंग दी बोथ इनर एंड ऑल्दो द मुस्लिम कंटेस्टेड द राइट इन द इनर कोर्ट. ठीक है, उनका राइट उनने कंटेस्ट किया बट फिर भी उनको नहीं मिला. नेक्स्ट क्वेश्चन, according to the passage, the admissibility of archaeological evidence cannot be conclusive because now they are asking simply कि ये क्यों conclusive नहीं था according to the author. Direct relevant part पे आ जाओ. Procured only because of excavation was possible by the demolition and as such not available to the party, etc, etc, etc. Only show the existence of 12th century Hindu structure underneath but does not prove any demolition or explain what happened in the intervening century. आपको ये बात as it is question में मिल जाएगा कि it only show the existence of 12th century Hindu religion structure underneath but does not prove any demolition of explain what happened in the intervening century. तो ये रीज़न था और इसलिए archaeological evidence को नहीं लिया गया consideration में. Next question says, based on the author's argument in the above passage, which of the following would be most correct? Most of the question जो इस रेलेवेंस में होते हैं, आपको पहले इसमें ऑप्शंस पढ़ने पड़ेंगे. आप डायरेक्टली वहाँ पे चले जाओगे पैसेज में तो आपको कुछ नहीं समझ में आएगा, टाइम वेस्ट होगा आपका. तो सबसे पहले आप पढ़ोगे द जजमेंट वॉज मेड इन फेवर ऑफ हिंदू लिटिगेंट्स टू अवॉइड कम्युनल डिस्टर्बेंस. दूसरा ऑप्शन है हमारे पास, द जजमेंट इग्नोर्ड द एविडेंस प्रोवाइडेड टू देम बाय द मुस्लिम लिटिगेंट्स. ठीक है. एंड लास्टली द जजमेंट वाज बेस्ड ऑन द बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी इन फेवर ऑफ हिंदू लिटिगेंट्स रेदर देन कंक्लूजन ऑफ एविडेंस इन फेवर ऑफ मुस्लिम लिटिगेंट्स. तो अगर आप ओवरऑल पैसेज की बात करोगे, स्पेशली दिस पार्ट ऑफ द पैसेज जो आपको बताता है कि मुस्लिमों के पास एविडेंस तो था पर उनको प्रायोरिटी या बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी नहीं दी गई, उनका कंक्लूजन ऑफ एविडेंस को इतना ज़्यादा वैल्यू नहीं दी गई. ठीक है. सो थर्ड तो हम आराम से बता सकते हैं इस पैसेज में सेजिंग कि द केस हैज़ बीन डिसाइडेड ऑन बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी दैट हिंदू हैज़ प्रूव्ड अ बेटर टाइटल दैन मुस्लिम. दूसरा, दे इग्नोर्ड द एविडेंस प्रोवाइडेड टू देम इन मुस्लिम लिटिगेंट्स बिकॉज हमें सोशल हार्मनी और इन सब की बात हो रही थी, कम्युनल डिस्टर्बेंस नहीं होना था. तो इसलिए सेकंड भी कहीं हम ऑप्शन नहीं बता पा रहे, सिर्फ लास्टली बता पा रहे हैं कि उन लोगों ने बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी बताई है. द फर्स्ट ऑप्शन से कि फेवर ऑफ हिंदू इसलिए किया क्योंकि हमें कम्युनल डिस्टर्बेंस नहीं होना था. तो एग्जैक्टली हम यही चीज़ पे आ गए दोबारा. तो ए एंड सी वुड बी द करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन. मूविंग अहेड टू दी थर्ड पैसेज. थर्ड पैसेज बहुत रीसेंट स्टडी पे बेस्ड था आपका. आपको फार्म बिल्स के बारे में पता होना चाहिए बिकॉज ये बहुत ज़्यादा, टू बी वेरी फ्रैंक, करंट टॉपिक है. ठीक है. तो सबसे पहला क्वेश्चन लीगल जी के बेस था, इसमें आपको कोई पैसेज बेस्ड इंफॉर्मेशन नहीं देनी थी. आपको सिर्फ ये पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द अफॉरमेंशन फार्मर्स बिल. तो इसके लिए आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि कौन से 3 फार्मर बिल की हम बात कर रहे हैं या डिस्कशन हो रहा है करंट में. सबसे पहले है फार्मर एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस फार्म सर्विस बिल. ये हमें पता है कि ये है. एसेंशियल कमोडिटी अमेंडमेंट बिल 2020, वेरी इजी, वी नो दैट.
फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बिल, ये भी है। लास्टली जो बनाया गया है फार्मर्स प्राइस अश्योरेंस एंड सर्विसेज एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड कॉमर्स बिल इज नॉट द करेक्ट आंसर। तो सिंपल से आपको डी मार्क करके आगे बढ़ जाना था। The next question is, according to the passage, which of the following can be correctly deduced? Again, we have to look on to the option, कौन सा हमारे लिए सबसे बेस्ट है। सबसे पहला तो ये बोलता है द बिल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग विल कंटेन प्रोविजन ऑफ मिनिमम सपोर्ट प्राइस। आपने पैसेज पढ़ा, हमने देखा द बिल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग डजंट कंटेन मिनिमम सपोर्ट प्राइस और इसकी वजह से ही फार्मर आर्ग्यूइंग ऑन दैट, तो ये नहीं हो सकता। दूसरा, द बिल ऑफ बिल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग डजंट कंटेन एनी प्रोविजन इन रिस्पेक्ट टू एमएसपी फॉर द फार्मर। एग्जैक्टली ये हो सकता है। अब क्योंकि डी ऑप्शन बोल रहा है बोथ ए एंड सी, तो ए तो हमने वैसे ही रूल आउट कर दिया तो वो हो नहीं सकता। बी हमें लग रहा है सही है, तो सी को हमें पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, सो बी मार्क करके आप आगे बढ़ जाएंगे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ फैक्ट्स बेस्ड क्वेश्चन। अब इसका आंसर भी आपको पैसेज में ढूंढने की ज़रूरत नहीं थी, आपने क्वेश्चंस पढ़ा होता तो ये थोड़ा सा इस तरीके का क्वेश्चन था कि आपको सिर्फ क्वेश्चन में ही आंसर मिल जाता। सो क्वेश्चन बोलता है, ड्यूरिंग द डिस्कशन ऑन फार्मर्स बिल इन राज्यसभा, वन ऑफ द एमपी मिस्टर पाटिल वाज ऑफ द ओपिनियन द बिल विल रिजल्ट इन पोटेंशियल अब्यूज बाय प्राइवेट सेक्टर लीडिंग टू फर्दर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ फार्मर। ये लाइन बहुत रेलेवेंट थी इसको आंसर को डिटरमाइन करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। द अदर मिनिस्टर्स फॉलोड द सूट एंड मेक फ्यू मोर स्टेटमेंट्स। Which among the following will strengthen Mr. Patil's stance on agriculture bill? तो मिस्टर पाटिल का स्टैंड क्या था कि प्राइवेट सेक्टर आने के बाद में फार्मर्स बहुत लेवल तक एक्सप्लॉइट हो जाए। तो हमें ऑप्शंस में सिर्फ वही ऑप्शन देखना है जो प्राइवेट सेक्टर के किसी भी तरीके के एक्सप्लॉइटेशन को एक्सप्लेन कर रहा हो। सबसे पहला ऑप्शन जो था वो स्टेट गवर्नमेंट्स की डायरेक्ट एनक्रोचमेंट पे बात कर रहा था कि भाई उनमें एंट्री सब्जेक्ट लिस्ट स्टेट सब्जेक्ट में पार्ट थी तो गवर्नमेंट नहीं बना सकती थी, तो प्राइवेट सेक्टर की कोई बात नहीं हो रही, हम इसे रूल आउट कर देते हैं। सेकेंड बात कर रहा है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में प्रॉब्लम आती, नथिंग रिलेटेड टू द प्राइवेट सेक्टर, खत्म कर दो। तीसरा बात, द पावर ऑफ बैलेंस शिफ्टेड फ्रॉम फार्मर टू प्राइवेट कंपनीज। अब यहाँ कुछ प्राइवेट सेक्टर की बात हो रही है। एंड द फार्मर माइट एंड अप बीइंग द वीकर प्लेयर इन द नेगोशिएशन प्रोसेस। एंड यस, सो क्योंकि ये प्राइवेट सेक्टर्स को लेके कुछ बात कर रहा है और उसके एक्सप्लॉयटेशन से रिलेटेड बात कर रहा है, दिस विल स्ट्रेंथन द आर्ग्यूमेंट ऑफ मिस्टर पाटिल। सी को मार्क करके आगे बढ़ जाएंगे। देन question number 15 says, according to the passage, which of the following is not a safeguard that have been provided under the agriculture bill for dispute resolution? तो dispute resolution से related कौन सा safeguard नहीं दिया गया है? relevant past पे आ जाते हैं जहाँ पे पूरा dispute resolution का mechanism समझाया गया है आपको और 2-3 पॉइंट बताए गए हैं। अगर इन 2-3 पॉइंट में आपका ऑप्शन फॉल इन कर रहा है तो वो सेफ गार्ड है, नहीं कर रहा तो टिक लगा के आगे बढ़ जाइए, बिकॉज आपसे पूछा है नॉट अ सेफ गार्ड। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन आपको सिंपली बोल रहा है कि मैंडेटरी क्लॉज होना चाहिए एडिशनल प्रॉफिट का, जो हमें पता चल रहा है इस पैसेज में कि हाँ अगर किसी भी तरीके का परसेंटेज ऑन एडिशनल प्रॉफिट है तो आपको फार्मर को देना पड़ेगा डिस्प्यूट रेजोल्यूशन में, तो ये हमारा सेफ गार्ड है। दूसरा, इन केस ऑफ फार्मर लूजेज एन अपील ही कैन ओनली मेड टू पे डिस्प्यूटेड अमाउंट, तो ये भी हमें पता चल रहा है दैट ही शेल बी लाइबल टू पे ओनली द एक्चुअल डिस्प्यूटेड अमाउंट और उसको लैंड प्रॉपर्टी नहीं देनी पड़ेगी, मतलब ये भी सेफ गार्ड है। तीसरा जो चीज़ है जो 3 टियर स्ट्रक्चर की बात कर रहा है डिस्प्यूट सेटलमेंट का, ये हमें पता चलेगा फर्स्ट 3 लाइन्स ऑफ द रेलेवेंट पैसेज, दैट इज कि सबसे पहले वो सब डिविजनल मजिस्ट्रेट जो है वो 2 पंच अपॉइंट करेगा, तो सबसे पहले कांसिलेशन बोर्ड आपका वो हो गया, फिर उसके बाद सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के पास जाएंगे तो मतलब सेकेंड टियर वो हो गया और थर्ड हो गया आपका कोर्ट, तो ये सब यहाँ पे दे रखा है, मतलब ये सेफ गार्ड है। लास्ट बट नॉट लीस्ट आपको बता रखा है कि डिस्प्यूट जो है बोर्ड अगर 30 डेज तक रिजॉल्व नहीं कर सकता तो वो अपील के लिए एलिजिबल होगा। ऐसा कोई सेफ गार्ड नहीं दे रखा है तो हमको इसमें प्रायर नॉलेज नहीं लगानी है, ये कितना ही करेक्ट आंसर क्यों ना हो। मूविंग अहेड, अगेन अ लीगल जीके बेस्ड क्वेश्चंस, आपको पता होना चाहिए कि अगर आपने पहला क्वेश्चन मार्क किया है तो आपके लिए ये और भी इजी हो जाएगा। जो इस पैसेज का हमने पहला क्वेश्चन मार्क किया था कि कौन से 3 बिल्स को हम फार्मर बिल्स बोलते हैं, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि बिल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो हमने पैसेज में यूज़ किया है उसको आप किस एग्जैक्ट वर्बाटम से या किस एग्जैक्ट नेम से रिप्लेस कर सकते हो।
तो इसका आंसर डायरेक्टली यही है कि फार्मर एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस फार्म सर्विस बिल। ठीक है, आपकी नॉलेज के लिए एक और चीज़ कि असेंशियल सर्विस कमोडिटी अमेंडमेंट बिल तो सिर्फ अमेंडमेंट है। जो ये तीसरा बिल है प्रोड्यूस ट्रेड और कॉमर्स का, इसको हम APMC बाईपास बिल भी बोलते हैं। तो इस बिल को हम बोलते हैं APMC बाईपास बिल, और ए ऑप्शन जो करेक्ट ऑप्शन है उसको बोलते हैं हम बिल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। ठीक है, अब इस पैसेज को आप देखो तो ओवरऑल मॉडरेट पैसेज था इन कंपेरिजन टू प्रीवियस पैसेजेस। तो लेट्स मूव फॉरवर्ड। पैसेज नंबर 4 की आप बात करोगे, बहुत इजी पैसेज था आप लोगों के लिए। इनएविटेबल एक्सीडेंट की बात हो रही है, उसके क्लॉजेस समझाए गए हैं, फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस थे, आपको सिर्फ एनालाइज करना था इनएविटेबल एक्सीडेंट है नहीं है तो वो रीजनिंग मार्क करके हमें आगे बढ़ना था। सबसे पहले फैक्ट पे चलते हैं। सबसे पहला फैक्ट सिंपली आपको ये बोलता है दैट महक वॉज क्रॉसिंग अ रोड, शी सॉ अ ग्रुप ऑफ वायलेंट प्रोटेस्टर कमिंग टूवर्ड्स हर। To save her life, she entered the house which was very near the corner of the road, and the owner said that she has committed trespass. अब इस पैसेज में हमें एक पॉइंट दिया गया है कि ट्रेसपास के केस में और नेग्लिजेंस के केस में इनएविटेबल एक्सीडेंट्स विल हैव नो प्लेस। तो जहां हमें पता चल गया कि महक ने ट्रेसपास किया है, द ओनर हैज सेड शी हैज कमिटेड ट्रेसपास, बस महक टुक द डिफेंस ऑफ इनएविटेबल एक्सीडेंट। अब क्योंकि वो डिफेंस नहीं ले सकती ट्रेसपास और नेग्लिजेंस के केस में, तो हम वो ऑप्शन देखेंगे जहाँ पे नहीं एप्लीकेबल है। और सबसे पहला ऑप्शन ही अपन को क्या बात करता है, नो द कोर्ट हैज ऑब्जर्व दैट इन द केस ऑफ ट्रेसपास द डिफेंस ऑफ इनएविटेबल एक्सीडेंट इज नॉट एप्लीकेबल। तो आपको आपका आंसर मिल गया, आगे बढ़ जाइए। Second question says, Uday was working as a manager at a manufacturing plant which manufactures automobile part. It is his duty to check that machines have been annually serviced or not. He had not checked the same, and due to that the machine was not working properly and the worker got injured. अब इस केस में हमें सिर्फ ये देखना है कि इनएविटेबल एक्सीडेंट का क्लॉज आप कब लगा सकते हो। तो सबसे पहली लाइन क्या है, इट कैन नॉट बी पॉसिबली प्रिवेंटेड बाय द एक्सरसाइज ऑफ ऑर्डिनरी केयर, कॉशन और स्किल। इनएविटेबल एक्सीडेंट हम जब बोलेंगे जब ये सारी चीज़ें आप सोच के भी एक्सरसाइज आपने करी भी होती तो भी आप उसे अवॉइड नहीं कर पाते। अब इस केस में आपको फैक्ट स्पेसिफिकली मेंशन कर रहे हैं दैट ही हैड अ ड्यूटी और उसने वो ड्यूटी नहीं फॉलो की, ही हैड नॉट चेक द सेम, और उसकी वजह से वर्कर इंजर हो गया। तो मतलब इनएविटेबल एक्सीडेंट का जो क्लॉज है वो यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा। तो आपको जो भी ऑप्शन जो भी ऑप्शन आपको ये आंसर दे रहा है हम उसको टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। दैट इज ऑप्शन सी, स्टेटिंग कि उदय इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंजरी कॉस्ट टू द वर्कर बिकॉज ही वॉज नेग्लिजेंट इन परफॉर्मिंग हिज ड्यूटी एंड इनएविटेबल एक्सीडेंट का क्लॉज उसको नहीं लग सकता। मूविंग अहेड, आपको स्टेटमेंट बताया था कि स्टेटमेंट विच इज़ ट्रू एज पर द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड अब इन द अबव पैसेज। आपको इस स्टेटमेंट को बताना था कि कौन सा एग्जैक्टली अबव पैसेज में दिया हुआ है। अगर आप सारे ऑप्शंस पढ़ते तो जो सी ऑप्शन था अपना वो एन एक्सीडेंट इज वन ऑफ विच अराइजेज आउट ऑफ द नॉर्मल कोर्स ऑफ थिंग्स समथिंग सो अनयूजुअल एज टू नॉट टू बी लुक्ड बाय द पर्सन ऑफ रीजनेबल प्रूडेंस। आपको एग्जैक्टली ये लाइन हमने पैसेज में दे रखी थी दैट हेंस एन एक्सीडेंट इज वन विच अराइजेज आउट ऑफ द नॉर्मल कोर्स ऑफ थिंग समथिंग सो अनयूजुअल एज नॉट टू बी लुक्ड बाय द पर्सन ऑफ रीजनेबल प्रूडेंस। आपको बाकी कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, आपको एग्जैक्टली उठा के ये लाइन थी। मूविंग अहेड, Uday was working as a manager of manufacturing plant which manufacture automobile part. It is his duty to check the machines have been annually serviced. ये exactly question number 18 का रेप्लिका था। स्टार्टिंग की दो लाइन exactly वही सेम थी, तो हो सकता है बहुत लोगों को कन्फ्यूजन हुआ हो कि ये रिपीट हो गया होगा, हम सेम आंसर मार्क करके आगे चले जाते हैं। पर अगर आप आगे पढ़ोगे तो इसमें स्लाइड डिफरेंस या स्लाइड कैच जो था वो ये था दैट ही हैज चेक्ड द सेम एंड प्रॉपर सर्विसिंग वाज आल्सो डन। मतलब उसने अपने एंड पे ऑर्डिनरी केयर और कॉशन ले रखा था, बट ड्यू टू एन अर्थक्वेक द मशीन ब्रोक एंड द वर्कर वाज इंजर्ड। मतलब उदय का कोई फॉल्ट नहीं था, ही कैन ऑलवेज हैव द डिफेंस ऑफ इनएविटेबल एक्सीडेंट। सो द करेक्ट आंसर इज द डिफेंस ऑफ इनएविटेबल एक्सीडेंट्स इज एप्लीकेबल बिकॉज ही टुक द रीजनेबल केयर इन दिस केस। और जो बाकी के आपके ऑप्शन हैं वो काउंटरी बात कर रहे हैं, अपोजिट बात कर रहे हैं, जो बी ऑप्शन है वो वेग है, इसलिए हम उसे नहीं मार्क कर सकते। मूविंग अहेड, अनदर फैक्चुअल क्वेश्चन वाज
Mehak was using her phone while she was on call. She caught fire and Mehak's face was brutally burned. When they asked the mobile company to pay the damages, they took the defense of inevitable accident. अब ये थोड़ा सा हो सकता है आपको कॉम्प्लेक्स हो, जब आपको सोचना पड़े कि क्या मोबाइल कंपनी के साथ पहले ऐसा हुआ था, नहीं हुआ था. बट अगर आप ऐसा सोच रहे हो मतलब आप कुछ प्रायर नॉलेज या कुछ अजम्पशन लगा रहे हो. कुछ ज़रूरत नहीं है, सिंपल सा है. वो कॉल पे थी और उसका मोबाइल डैमेज हो गया और द मोबाइल कॉट ऑन फायर. तो दैट इज़ समथिंग जो रीजनेबल और प्रूडेंट पर्सन अज्यूम नहीं कर सकता, या उसने अगर केयर कॉशन भी लिया होता तो वो क्या उस एविडेंट एक्सीडेंट को होने से बचा सकता था. इस केस में वो नहीं बचा सकता था, इसलिए द डिफेंस ऑफ इनएविटेबल एक्सीडेंट विल बी अवेलेबल बिकॉज द प्रॉब्लम हैज़ अकर फॉर द फर्स्ट टाइम विच इज़ नॉट फोर्सिएबल. आपसे सबसे क्लोज क्वेश्चन, सबसे क्लोज ऑप्शन जो था वो ऑप्शन ए था, तो हम उसको टिक करके आगे बढ़ जाएंगे. कमिंग टू दी नेक्स्ट पैसेज. अब जो अगला पैसेज था वो अगेन अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजियस ऑर्डिनेंसेस के ऊपर था. बहुत रीसेंट न्यूज़ में आ रहा है. मॉडरेट पैसेज था, कुछ क्वेश्चंस इजी भी थे. अगर आपने बहुत ध्यान से पैसेज पढ़ा होता या एक कॉन्सेंट्रेटेड रीडिंग दी होती तो आप बहुत इजीली इसे सॉल्व कर सकते थे. सबसे पहला क्वेश्चन अगेन लीगल जीके का क्वेश्चन था. विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल कुड बी सब्स्टिट्यूटेड इन द प्लेस ऑफ वन. आपको कहाँ दे रखा था कि राइट टू प्राइवेसी इज मैंडेटरी अंडर आर्टिकल 1. अगर यहाँ से आपको नहीं समझ में आया तो एक और जगह यहाँ पे दे रखी थी, वो ये दे रखी थी कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एंड इंटीग्रल पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट अंडर डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये 1 और ये 1 क्योंकि सेम है और राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी आर्टिकल 21 की बात कर रहा है, तो हो सकता है आप पहले से कंफ्यूज हो जाए पर दूसरे एग्जैक्टली आपको आंसर दे देता आर्टिकल 21. मूविंग अहेड, आपको फिर उसके बाद एक स्टेटमेंट दिया गया है जिसमें आपको बताना है कि पैसेज में कहाँ से आप उस स्टेटमेंट को रिप्लेस कर सकते हो या सब्स्टिट्यूट कर सकते हो. तो जो स्टेटमेंट है वो क्या बात कर रहा है कि राइट टू लिव विद अ पर्सन ऑफ हिज और हर चॉइस इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन प्रोसेस्ड बाय देम इज एन इंटरेस्टिंग राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी. इंटरफेरेंस इन द पर्सनल रिलेशनशिप वुड कॉन्स्टिट्यूट सीरियस एनक्रोचमेंट इन द राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ चॉइस ऑफ टू इंडिविजुअल. ठीक है, तो मतलब राइट टू पर्सनल लिबर्टी इंक्लूड करता है कि हु कुड बी योर पार्टनर और राइट टू चूज योर पार्टनर. सिंपली ये स्टेटमेंट ये बोलता है. अगर आपने पैसेज पढ़ा होता तो आपको एग्जैक्टली पता होता कि सलमत अंसारी का जो केस इसमें रेफर गया था उसमें यही चीज़ बोल रहे थे कि सैंक्टिटी ऑफ पर्सनल स्पेस विच इंक्लूड द डिसीजन इन रिस्पेक्ट टू मैरिज, फैमिली लाइफ एंड राइट टू चूज अ पार्टनर इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, रिलीजन एक्सेट्रा. तो आपको यही चीज़ यहाँ पे मिल जाती. तो हमें पता है कि सलमत अंसारी के वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के केस में ये चीज़ रेफ़र की है ऑथर ने, तो आप एक टिक को आगे करके बढ़ जाओगे. फिर उसके बाद आपका एक फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन आता है. अगेन अ मॉडरेट इजी क्वेश्चन. Muhammad Azad, a Muslim boy, Kashmira, a Hindu girl, was in a relationship for 2 years. After a while, both of them decided to get married, settled in Delhi. They also agree that both of them will keep their religious beliefs unconverted. फिर उसके बाद however before the marriage could take place, Muhammad refused to settle in Delhi. और उसका रीज़न भी दिया गया है owing to his parents' age and pressurized Kashmira to settle in his native place Muzaffarpur, which was a Muslim dominated community. अब इस लाइन से क्या हम ये डिटरमाइन कर पा रहे हैं कि मोहम्मद हैज़ कोर्स्ड और मिसरिप्रेजेंटेड ऑफ फोर्स कश्मीरा टू कन्वर्ट हर रिलीजन? नहीं. तो मतलब ये इस लॉ के अंदर ऑफेंसिबल नहीं है. तो हमारा जो ऑप्शन है दैट कश्मीरा विल नॉट सक्सीड एज मियर प्रेशराइजिंग टू मूव ऑन अ सर्टेन प्लेस बिकॉज ऑफ सम अदर रीजन्स डजेंट अमाउंट टू फोर्सिबल कन्वर्जन ऑफ रिलीजन. क्योंकि फोर्सिबल कन्वर्जन ऑफ रिलीजन की डेफिनेशन में ये नहीं फॉल कर पा रहा, तो हम उसको ऑफेंसिबल भी नहीं करेंगे. Next question says which of the following can be correctly inferred from the author's point of view on this law. जिस लॉ की हम बात कर रहे हैं क्योंकि हमें ऑथर पॉइंट ऑफ व्यू बताना है यहाँ पे, तो सबसे पहले एक एक ऑप्शंस देखते हैं. द न्यू लॉ अज्यूम दैट वुमेन अनलाइक मैन आर नॉट द एजेंट ऑफ अरिस्टोटल सेंस इनकेपेबल ऑफ मेकिंग रीजनल डिसीजन पर्टिकुलरली रिगार्डिंग मैरिज.
पूरे पैसेज में कहीं ये कंपैरिजन नहीं किया गया है कि विमेन आर नॉट एलिजिबल टू मेक रीजनेबल डिसीजंस, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। दूसरा, द ऑर्डिनेंस प्रोवाइड फॉर्डर फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंज ऑन द ग्राउंड ऑफ सेक्स डिस्क्रिमिनेशन, अनइक्वल प्रोटेक्शन की भी बात नहीं हो रही है, सेक्स डिस्क्रिमिनेशन की बात नहीं हो रही है, तो बी भी हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। सी पे आ जाओ, द इंटरसेक्शन बिटवीन वंस मेंटल इंटीग्रिटी, प्राइवेसी एंड टाइटल, इंडिविजुअल फ्रीडम ऑफ थॉट, फ्रीडम ऑफ बिलीव व्हाट इज राइट एंड फ्रीडम ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन। अगेन थोड़ा हो सकता है कि ये वाला पॉइंट आपको कंफ्यूजिंग लगे कि ये फ्रीडम ऑफ थॉट की बात कर रहा है तो ये फ्रीडम ऑफ चॉइस की बात कर रहा है, इंटर रिलेटेड हो, पर फ्रीडम ऑफ थॉट की ये बात कर रहा है, फ्रीडम ऑफ स्पीच या फिर फ्रीडम ऑफ बिलीफ की बात कर रहा है, दैट इज नथिंग टू डू विद अस। Lastly, the privacy of individual recognize an inviolable right to determine how to towards family, marriage, procreation, sexual orientation shall be exercised, and ordinance is an absolute contrast of this right। अगर ये वाली लाइन आपको समझ में आई तो अब अगेन जो ये रेफरेंस दिया गया था सलमत अंसारी में, ये दिया गया था कि completely undermine the constitutional principles and rights ensured thereunder। Private life of an individual and freedom to take decision for the private line have been held inviolable fundamental rights of an every individual। तो इसी लाइन को थोड़ा पैसिव में और थोड़ा मोल्ड करके आपको अजम्पशन बेस में दिया गया था फोर्थ ऑप्शन में, आपको ये टिक करना था और आगे बढ़ जाना था। फिर उसके बाद अगेन एक फैक्चुअल सिचुएशन, क्या क्रिश्चियन बॉय ने लाई किया एक विद रिगार्ड्स टू हिज रिलीजन टू बी अ मुस्लिम गर्ल। Both started living in Kanpur, Uttar Pradesh. They both got into a relationship. A few years later, they got married. A started forcing her to convert to Christianity after marriage। अब हमें सबको साफ पता चल रहा है कि फोर्सिबल कन्वर्जन का केस है तो इसमें फॉल होगा ही होगा, पर क्वेश्चन ये नहीं है कि वेदर ही इज़ लाइबल और नॉट। क्वेश्चन है द पुलिस बुक्ड हिम अंडर द यूपी प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजन ऑर्डिनेंस। द कोर्ट टुक कॉग्निजेंस ऑफ द मैटर, हेल्ड ए वॉज लाइबल, मतलब वो लाइबल है। क्वेश्चन है व्हाट इज द पनिशमेंट दैट कुड बी अवॉर्डेड टू हिम। अब पूरे पैसेज में आपको कहीं भी नहीं दे रखा क्या पनिशमेंट हो सकती है, कितने लेवल की पनिशमेंट है, कौन से क्राइम के लिए क्या क्या पनिशमेंट है, तो हम नहीं डिटरमाइन कर सकते। तो सिंपल नन ऑफ द अबव वुड बी क्वेश्चन। कुछ भी लिख रखा हो, कौन सा परव्यू दे रखा हो आपको उससे कोई मतलब नहीं है, आपको नन ऑफ द अबव मार्क करना है। फिर आप आ जाओ पैसेज नंबर 6 पे। पैसेज नंबर 6 अगेन वॉज डिपेंडेंट ऑन अ करंट लीगल टॉपिक जो कि था प्रशांत भूषण का केस। अब इसका जो पैसेज है वो ऑथर बेस्ड पैसेज नहीं है। इस पैसेज में सिर्फ ट्रिक ये है कि ऑथर जजमेंट को बता रहा है कि जजमेंट में कोर्ट ने ये रीजनिंग दी, फर्स्ट ट्वीट से रिलेटेड ये रीजनिंग थी, सेकंड ट्वीट से रिलेटेड ये रीजनिंग थी। तो आपको थ्रू आउट ये ध्यान रखना था कि ऑथर का कोई पॉइंट ऑफ व्यू इसमें दे नहीं रखा, और हमने एक क्वेश्चन भी इसमें पॉइंट आउट किया था कि ऑथर्स का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है और रीजनिंग क्या है। जब हम उस क्वेश्चन पे आएंगे तो हम और अच्छे से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चंस पे आते हैं। Assuming that Prashant Bhushan first tweet was bona fide and true, which of the following will weaken his argument? तो आपको इसके लिए सबसे पहले तो जाना पड़ेगा भाई फर्स्ट ट्वीट क्या था। तो फर्स्ट ट्वीट में ये बात कर रहा है कि एट द टाइम व्हेन ही कीप्स द सुप्रीम कोर्ट इन लॉकडाउन मोड डिनाइंग द सिटीजन देयर फंडामेंटल राइट टू एक्सेस, मतलब प्रशांत भूषण का कहना है कि CJI ने बेसिकली दे हैव डिनाइड the right to access to justice to people and because of the lockdown, the current lockdown situation in the country। ठीक है, तो इस स्टेटमेंट को हम ट्रू मान के चलते हैं। तो इस स्टेटमेंट को आप काउंटर कैसे कर सकते हो, वीकन कैसे कर सकते हो, उसके लिए आपको 4 ऑप्शन दिए गए। दैट इज first option is while physically not functional the court is functioning through video conferencing tool and discharging their duty there the period of tweet। मतलब ये एक पॉजिटिव नोशन है कोर्ट के लिए अगेंस्ट, तो हो सकता है इस आर्ग्यूमेंट को डेफिनेटली वीक कर सके, तो हम इसको होल्ड पे रखेंगे। हम बाकी के ऑप्शंस देख लेते हैं। By his conduct CJI has shaken the confidence of public in judiciary, not relevant to us because ये तो इसी का सपोर्ट कर रहा है, हमें इसे आर्ग्यूमेंट को वीक करना है। Prashant Bhushan claim of bona fide criticism on account of his anguish on physical non-punishing, nothing had to do with us because प्रशांत भूषण किस पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा है हमें ये भी नहीं पता करना है। लास्टली प्रशांत भूषण ने इररिस्पॉन्सिबली बिहेव किया है, आप उसे काउंटर तो कर रहे हो पर आप उसे रीजनिंग को वीकन नहीं कर रहे हो कि कोर्ट इज नॉट प्रोवाइडिंग राइट टू एक्सेस टू जस्टिस। ओके, सो द फर्स्ट शुड बी द राइट आंसर टू दिस।
मूविंग अहेड, फिर आपको क्वेश्चन दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी राइटली इन्फर्ड फ्रॉम द गिवन पैसेज। तो अगेन हमको 4 ऑप्शन दिए गए। पहला ऑप्शन सिविल कंटेम्प्ट की बात कर रहा है, पूरे पैसेज में सिविल कंटेम्प्ट की बात नहीं हो रही, तो ए कैन नॉट बी द राइट ऑप्शन। दूसरा है क्रिमिनल कंटेम्प्ट की आपको एक डेफिनेशन दी गई है, तो अगर हम हमारे सेकंड पैसेज पे जाएंगे तो क्रिमिनल कंटेम्प्ट के बारे में हाँ मुझे बात कर रहा है, तो ये वाला ऑप्शन आई विल टेक इनटू कंसिडरेशन। बट क्योंकि डी ऑप्शन में बी और सी बोल रखा है तो मैं एक बार सी भी देख लेता हूँ। सी आपको बोल रहा है द इनहेरेंट पावर टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट ऑफ इटसेल्फ इज गिवन टू ऑल द कोर्ट्स अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब हो सकता है कि आप इसमें कंफ्यूज हो जाओ, बिकॉज यहाँ पे लिख रखा है कि कोर्ट हैज़ द इनहेरेंट पावर टू इंगेज इन जुडिशियल सेल्फ डीलिंग एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की बात करोगे तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में दे रखा है, द पैसेज सेज दैट। पर हमको ये ध्यान रखना है इट इज़ नॉट अवेलेबल टू ऑल द कोर्ट, द पैसेज स्टेट इज अवेलेबल टू द हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट ओनली, इसलिए सी कुडेंट बी द आंसर, बी इज द राइट आंसर, therefore also eliminating D as an option। उसके बाद अगर आप 29th क्वेश्चन की बात करो, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन था, आपको ये वाली रीजनिंग एक फैक्चुअल सिचुएशन में लगानी थी। तो फैक्चुअल सिचुएशन में बात हो रही थी दैट आपको एक स्टेटमेंट दिया गया, द पिंदू वन ऑफ द लीडिंग न्यूज़पेपर इन इंडिया पब्लिश्ड अ न्यूज़ आइटम वेयर इज मेंशन रीसेंट इंस्टेंसेज ऑफ कोर्ट रूम वेयर वन ऑफ द जजेस ऑफ हाई कोर्ट फेल अस्लीप व्हाइल हियरिंग ऑफ द मैटर। ठीक है, तो एक जज की कंडीशन बताई गई है कि वो मैटर सुनते सुनते सो गया था और उसके बाद एक न्यूज़पेपर ने उस पर आर्टिकल छाप दिया। तो ऑल इन ऑल आपको ये वाले ऑप्शन दिए गए थे 4 कि कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग उनके अगेंस्ट होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, आपको यही डिटरमाइन करना है। क्योंकि हमें पैसेज में मेंशन है कि आप विलिफिकेशन ऑफ जज एज एन इंडिविजुअल डज नॉट एंड द जजेस इन सच केस लेफ्ट टू द रिसोर्ट ऑफ प्राइवेट जजेस। मतलब अगर विलिफिकेशन ऑफ जज है एज ए इंडिविजुअल तो उसके पास रेमेडी नहीं है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की। तो क्योंकि यहाँ पे एक जज के अगेंस्ट आर्ग्यूमेंट हो रहा है, एक जज के नोशन की, आप डिग्निटी ऑफ कोर्ट की बात नहीं कर रहे हो एज अ होल, तो मतलब ये विलिफिकेशन ऑफ जज एज एन इंडिविजुअल है, मतलब सी इज द करेक्ट आंसर। द कोर्ट हैज़ नो पावर टू लॉज अ कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग एज इट इज़ अ विलिफिकेशन ऑफ जज एज एन इंडिविजुअल बट नॉट एज अ जज इन हिज कैपेसिटी। मूविंग अहेड, आपको उसके बाद पूछा गया है अकॉर्डिंग टू द ऑथर्स ओपिनियन एंड रीजनिंग द सेकेंड ट्वीट पोस्टेड बाय प्रशांत भूषण इज इनएलिजिबल फॉर द प्रोटेक्शन अंडर आर्टिकल 19(1) फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन रूल बिकॉज। अब जैसे हम स्टार्टिंग में ही इस पैसेज की बात कर रहे थे कि कोर्ट की ऑब्जर्वेशन की थ्रू आउट बात हो रही है, ऑथर ने अपना कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं दिया है। तो जो हम फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का रूल है, इसके एक्सेप्शन की अगर बात करें तो लास्ट पैसेज में कोर्ट ने 3 रीजनिंग दी है कि क्यों वो फॉलो नहीं करता है, और एक कोर्ट की रीजनिंग है, ऑथर का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है। आपको पूछा गया है ऑथर की ओपिनियन या रीजनिंग बताओ। अगर आपने ये कैच कर लिया तो आपको ये पढ़ने की ही ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपने सीधा नन ऑफ द अबव बात करना है, बिकॉज ऑथर ने अपनी कहीं रीजनिंग दी ही नहीं है। कोर्ट ने रीजनिंग दी है कि हाँ फेयर क्रिटिसिज्म की फंक्शनिंग नहीं थी, वो उसने इररिस्पॉन्सिबल बिहेव किया। तो आपको ये सारे ऑप्शन दे रखे थे, अगर आप इस पर कंफ्यूज हो जाते तो ये आपका आंसर गलत हो जाता। मूविंग अहेड, अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट रीजन कैन बी स्टेटेड फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ क्रिमिनल कंटेंट इन द इंडियन लीगल स्ट्रक्चर। आपको डायरेक्टली उस पोर्शन पे जाना था जो बात कर रहा है क्रिमिनल कंटेम्प्ट की, और आपको लास्ट लाइन में बताया गया है दैट दिस पावर इज वेस्टेड इन द कोर्ट टू अपहोल्ड इट्स अथॉरिटी एंड प्रिवेंट इम्पेयरमेंट ऑफ सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस विच पीपल हैव इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। आपको ये वाली लाइन उठानी थी, अपने 4 ऑप्शंस में से चेक करना था कौन सी जस्टिफाई कर रही है और मार्क करके आगे बढ़ना था। सबसे पहला आपका आंसर ही जस्टिफाई कर रहा है दैट टू सिक्योर अ फीलिंग ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ द पीपल इन जर्नल एंड फॉर ड्यू एंड प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस इन द कंट्री। देयरफॉर मेरे को मेरा आंसर मिल गया, मैं ए मार्क किया एंड वी आर डन विद दिस। Lastly, relying on the given passage, which of the following is a valid defense exception given under the Contempt of Court Act 1971? आपने पढ़े होंगे एक्सेप्शंस, पढ़े होंगे वैलिड डिफेंसेस, पर आपको वो नॉलेज नहीं अप्लाई करनी थी। पैसेज में कहीं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का डिफेंस नहीं दे रखा, और क्योंकि नहीं दे रखा तो हमारा बेस्ट पॉसिबल आंसर इज नन ऑफ द अबव। तो
फेयर एंड एक्यूरेट रिपोर्टिंग ऑफ जुडिशियल प्रोसीडिंग की बात करो, फेयर क्रिटिसिज्म की बात करो, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में दे रखा है, पर क्योंकि हमें पैसेज में प्रिंसिपल पे नहीं दे रखा, हमने प्रायर नॉलेज नहीं लगानी है। कमिंग टू द फाइनल पैसेज, दैट वाज द सेवेंथ पैसेज डील कर रहा था कॉन्ट्रैक्ट लॉ की। बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, अगर आप बेसिक लॉ की बात करो तो कॉन्ट्रैक्ट लॉ आपको आना चाहिए था, बट इसमें भी आपको प्रायर नॉलेज नहीं थी। बस कॉन्ट्रैक्ट लॉ इस पर्पज से आना चाहिए था कि आपको टर्म्स समझ में आ जाए इस पैसेज की। सबसे पहले क्वेश्चन पे आते हैं, द ऑथर हैज मेनली आइडेंटिफाई विच ऑफ द प्रॉब्लम इन द फर्स्ट पैसेज। तो आपको सिर्फ फर्स्ट पार्ट पढ़ना था, इस पूरे पैसेज का फर्स्ट पार्ट पढ़ना था, आपको आंसर आ जाता। फर्स्ट पार्ट अगर आप पढ़ते तो आपको ये लाइन मिलती, प्रोबेबली बिकॉज ऑफ द डॉगमेटिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट लॉ वाज लार्जली फॉर्म्ड ऑन द मॉडल ऑफ सिंपलर टू पार्टी एंड बिकॉज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट फॉर द बेनिफिट ऑफ थर्ड पार्टी डिड नॉट हैव ग्रेट प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस। मतलब कहीं ना कहीं इनएडुकेसी है थर्ड पार्टी के लॉ से रिलेटेड। मुझे कहाँ दिख रहा है, मुझे सेकेंड ऑप्शन में दिख रहा है कि देयर इज ए इनएडुकेसी ऑफ लॉ गवर्निंग मोर देन टू पार्टी, तो मैंने उसको टिक करना है और आगे बढ़ जाना है। Then coming to question number 34. Question number 34 says the contract face challenges with respect to their interpretation mainly because, अब interpretation की जहाँ पे बात हो रही है डायरेक्टली वहाँ चलते हैं। तो relevant of part of the passage state many rules of the contract law are simply presumption based on the experience tradition as to what the party ordinarily intend and if they are clearly intended the rules are not mandatory। मतलब पार्टी का बिहेवियर, पार्टी का एक्सपीरियंसेस, इनकी इंटेंशन मैटर करती है। तो अब मुझे सारे ऑप्शंस में ये चेक करना है कि पार्टी के बिहेवियर की बात कहाँ हो रही है, पार्टी के एक्सपीरियंसेस की बात कहाँ हो रही है। तो पर्टिनेंट रूल ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट्स आर बेस्ड ऑन एथिकल प्रैक्टिसेस, डजंट मैटर टू अस। द रूल्स आर इंस्पायर्ड बाय पार्टी एस्टैब्लिश्ड बिहेवियर, एग्जैक्टली जो हम मेन रेलेवेंट पार्ट में पढ़ रहे थे। तो बी इज द राइट आंसर टू इट। Moving ahead, with regards to the interpretation of contract, the court find it difficult to adjudicate। तो आपको सिर्फ उस पार्ट पे जाना है, उस पार्ट की अंडरस्टैंडिंग लेनी है जहाँ पे ये रीजनिंग दी गई है कि why the court is unable to adjudicate matters in the contract law because the problems of interpretation frequently arise with respect to the particulars given in the agreement. Thus the court seeks to determine what the party actually had in mind। मतलब कोर्ट को प्रॉब्लम आती है पार्टी की इंटेंशन समझने में। तो जो भी चारों ऑप्शंस में से मुझे वो ऑप्शंस क्लोज लग रहा है तो हम उसको टिक करेंगे। द ऑप्शन बी outrightly says to know what the party wanted, so the court find it difficult to adjudicate to know what exactly the party wanted or what exactly they have in mind। तो B is the correct answer to it। Moving ahead, which of the following is true as per the information provided by the passage। अब true information की बात हो रही है तो चारों options देखने पड़ेंगे। The application of contract is not limited only to the parties to it। The contract of life insurance impacts third party too। अब आपको ये दोनों पढ़ के लग रहा होगा कि हाँ ये मैंने पैसेज में कहीं ना कहीं पढ़े हैं एंड इट इज़ समवॉट रिलेटेड टू द पैसेज। तो सबसे पहले आपने ये स्टेटमेंट पढ़ा कि मैनी कॉन्ट्रैक्ट्स इन्वॉल्व मोर देन टू पार्टी एक्सप्लेन्स the application of contract is not limited to the parties to it। थर्ड पार्टीज भी इन्वॉल्व होती हैं और थर्ड पार्टी का जब हमने एग्जाम्पल पढ़ा था तो हमने ये पढ़ा था कि रिलेटिवली मॉडर्न डेवलपमेंट एज द इमरजेंस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। थर्ड पार्टी बेनिफिट की जब बात हो रही थी तो हमने लाइफ इंश्योरेंस के इमरजेंस की बात करी थी। तो ये वी कैन अज्यूम दैट और वी कैन डिड्यूस फ्रॉम दिस सेंटेंस कि थर्ड पार्टी लाइफ इंश्योरेंस में इन्वॉल्व होती है। सो बी एंड ए बोथ आर द करेक्ट आंसर टू इट। मूविंग अहेड, which of the following can aptly replace the query raised by the author in the end of the first paragraph। अगेन आपको डायरेक्ट कॉनोटेशन दे दिया था कि फर्स्ट पैराग्राफ के एंड में जो क्वेरी है उसको अगर आप रिप्लेस करना चाहें अपने मेड ऑन क्वेश्चन में तो कौन सा ऑप्शन टिक करते। तो क्वेरी पे चलते हैं। क्वेरी बोल रही है अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस टू व्हाट एक्सटेंट शुड द थर्ड पार्टी कंट्रोल द अंडरलाइंग कॉन्ट्रैक्ट, फॉर एग्जाम्पल इन केसेस वेयर द ओरिजिनल पार्टी डिज़ायर टू रिसेंट और मॉडिफाई इट। मतलब आपको सिंपली ये पूछा गया था कि अगर ओरिजिनल पार्टी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट को मॉडिफाई करने की कोशिश करती है या मॉडिफाई करना चाहती है तो किस लेवल तक थर्ड पार्टी उस अंडरलाइन को या असिस्टेड कॉन्ट्रैक्ट को चेंज कर सकती है, कंट्रोल कर सकती है। अब क्वेश्चंस पे आ जाते हैं, ऑप्शंस पे आ जाते हैं।
whether third party should be allowed to challenge the contract that they are party to, that cannot be replaced, because आपको क्वेश्चन मैंने बताया कि थर्ड पार्टी कहाँ तक इन्वॉल्व हो सकती है अगर ओरिजिनल पार्टी चेंज करना चाहे ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट को। कैन अ कॉन्ट्रैक्ट बी इन्फ्लुएंस बाय थर्ड पार्टी इंटरवेंशन? थर्ड पार्टी इंटरवेंशन की बात नहीं हो रही, वो सिर्फ उसकी कंट्रोल की बात कर रहा है कि कहाँ तक कंट्रोल कर सकती है उस मॉडिफिकेशन को या रेक्टिफिकेशन को। शुड अ थर्ड पार्टी बी परमिटेड टू ऑल्टर और अफेक्ट द कॉन्ट्रैक्ट? नो, अगेन वी आर नॉट आस्किंग कि थर्ड पार्टी ऑल्टर कर सकती है कि नहीं। ऑल्टरेशन करने का हमने पॉइंट दिया है ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट मेकर्स को, ओरिजिनल पार्टीज़ को, पर उस ऑल्टरेशन को वो कंट्रोल कर पाएगी कि नहीं, ये क्वेश्चन है। अब हमें तीनों में कहीं नहीं मिल रहा है तो हम नन ऑफ द अबव मार्क करेंगे इसमें। लास्ट क्वेश्चन जो था आपका सिंपली फैक्चुअल क्वेश्चन था। सपोज टू फ्रेंड्स डिसाइड टू गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक every day. They also agreed upon a place to meet where they will start. One of them waited for the other for 3 days there, but the other friend never turned up. He wishes to sue the other party for the breach of contract. तो आपको सिंपल सा एप्लीकेशन दे रखा है, दो दोस्तों ने डिसाइड किया वॉक पे चलेंगे, एक नहीं आया, दूसरे ने 3 दिन तक वेट किया और फाइनली उसके अगेंस्ट ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का एक्शन लिया है। तो इफ़ द कोर्ट डिसाइड्स इन द फेवर ऑफ द पार्टी हु ब्रीच्ड हिज प्रॉमिस, एज एन कि जिस पार्टी ने ब्रीच किया है उसके फेवर में, मतलब उसका कहाँ मानते हैं हम कि उसने सही किया है, तो कोर्ट किस रीजनिंग पे बेस होगा। तो कुछ आपके कोर्ट की रीजनिंग देखनी है तो आपको पैसेज में कहाँ जाना पड़ेगा, रेलेवेंट पार्ट सिर्फ जो बात कर रहा है कि कोर्ट एज टू व्हाट ऑर्डिनरली पार्टी इंटेंडेड। अगर हमें कॉन्ट्रैक्ट का लॉ है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया या कुछ भी रिलेशन की बात हो रही है तो हमें ये देखना है पार्टी की इंटेंशन क्या थी। तो कोई भी ऐसा ऑप्शन जो मुझे पार्टी की इंटेंशन के बारे में कुछ बता रहा है वो दैट वुड बी माई करेक्ट आंसर टू इट। सिंस देयर वॉज नो रिटन कॉन्ट्रैक्ट, रिटन कॉन्ट्रैक्ट की हमने कोई क्लॉज नहीं पढ़ी है तो हम उसको नहीं मार्क करेंगे। इट इज़ अ स्मॉल मैटर, द कोर्ट कैन नॉट वेस्ट टाइम इन लुकिंग फॉर इट। ठीक है, बहुत मॉरली आपको राइट साउंड कर रहा होगा पर हमारे पैसेज से रिलेटेड नहीं है, विल नॉट मार्क इट। Third says the court presumed that the parties would not intend to be legally bound by their promise and it is observed generally in the similar case. This is something that is dealing with the intention of the party कि हो सकता है उस पार्टी की legally bound contract में नहीं हो, it's a trivial matter। तो इसलिए C would be my correct answer। जब मुझे C मिल गया मेरे को D पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। However, एक बार अपन पढ़ लेते हैं इसको। द कोर्ट प्रिज्यूम द फैक्ट दैट द पार्टीज हैड एन इंटेंशन टू लीगली बाउंड बाय देयर प्रॉमिस एंड इट इज़ ऑब्जर्व जनरली इन द सिमिलर केस। अब इसमें क्योंकि हमने अब पढ़ के देखा है तो हो सकता है आप सी और डी में कंफ्यूज हो जाओ, बट यहाँ पे ट्रिक हमको क्या है कि द कोर्ट डिसाइडेड इन द फेवर ऑफ द पार्टी हु ब्रीच द प्रॉमिस। तो जिसने गलती करी है या जिसने प्रॉमिस ब्रीच किया है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम अंडरस्टैंड करेंगे तो वो यही बोलेगा कि माई इंटेंशन वॉज नॉट टू एंटर इन टू अ लीगली बाउंड रिलेशनशिप, इसलिए सी इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर इट। सो आई होप कि आपको ये एनालिसिस समझ में आया होगा, आप आइडेंटिफाई कर पाए होगे कि अगर आपने कोई डिफ़िकल्ट क्वेश्चन छोड़ा है तो वो डिफ़िकल्ट था कि नहीं था या छोड़ने लायक था कि नहीं था। अगर आपने अटेम्प्ट किया है तो आपका ओवरऑल एवरेज स्कोर किस हिसाब से होना चाहिए था। मेरे अकॉर्डिंग ओवरऑल स्कोर की अगर अपन बात करें, जैसे मैं आपको स्टार्टिंग में भी बोल रही थी कि 20 से 25 वॉज अ गुड स्कोर, अबव 25 इट्स अ वेरी गुड स्कोर। मैं अज्यूम करके चलती हूँ उस केस में आपने डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस भी अच्छे से अटेम्प्ट किए हैं। सो आई होप कि आपको अब समझ में आ गया होगा कि आपको किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है फॉर योर अपकमिंग क्लैट एग्ज़ाम। ऑल द वेरी बेस्ट फ्रॉम टीम क्लैट प्रेप।